अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप, जी बिल्कुल, बहुत ही जल्द T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए बहुत से ममालिक ने तो अपने स्क्वाड का ऐलान कर ही दिया है, जिनमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने तो 1 सितंबर से ही अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जबकि 2 दिन पहले ही इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने इंडिया का एक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई नए प्लेयर्स और कई पुराने प्लेयर्स, इन सबको ही मौका दिया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर खेलना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उनकी पिचेस बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। वहाँ पर 160 रन, 170 रन ये एवरेज स्कोर है। इसलिए कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बल्लेबाज या एक गेंदबाज ऐसा होना चाहिए जो कि मैच को एक साइड पे कम से कम तो लेके जा सके। तो आज की वीडियो में हम आपको जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया के स्क्वाड का ऐलान किया है उसके मुतालिक हम अपनी तफसीलात आपसे आगाह करेंगे। कौन सा प्लेयर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इस ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के एडिशन में। ये वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर को शुरू होने जा रहा है, जिसका फाइनल 13 नवंबर को खेला जाएगा। इस मरतबा इस वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा है, इसलिए तमाम मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया में ही खेले जाएंगे। इस वर्ल्ड कप में टोटल 16 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से जो टीम आगे जीतेगी वो डेफिनेटली आगे क्वालिफाई करती जाएगी। तो ये था कुछ ICC T20 वर्ल्ड कप का सिनेरियो। इसमें पहला नाम आता है रोहित शर्मा का, जिनको एक मरतबा फिर से कप्तानी का ओहदा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि विराट कोहली को ओहदा क्यों नहीं दिया गया कप्तानी का, क्योंकि विराट कोहली अभी तक आउट ऑफ फॉर्म है। अभी अफगानिस्तान के मैच के दौरान उनकी फॉर्म दोबारा वापस आई है, इसलिए इंडिया क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता कि वो अपनी कप्तानी की वजह से उनकी फॉर्म दोबारा वापस चली जाए, इसलिए इस मरतबा रोहित शर्मा को ही दोबारा कप्तानी का ओहदा दिया गया है। अगर हम बात करें वाइस कैप्टन की, तो उसकी तमाम जिम्मेदारियां KL राहुल को सौंपी गई हैं, लेकिन अभी तक एशिया कप में रोहित शर्मा और KL राहुल दोनों ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लेकिन अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप और उससे पहले इंडिया की ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज के दौरान वो अपना किस तरह परफॉर्म करके ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने खुद को तैयार कर सकते हैं। इसमें अगला नाम आता है विराट कोहली का, जो कि अभी तक तो आउट ऑफ फॉर्म थे, मगर एशिया कप की उनकी आखिरी गेम में उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 61 बॉलों पर 122 रन की ऐसी इनिंग खेली। उन्होंने दोबारा से अपनी फॉर्म को एक मतलब फिर से बहाल कर ही दिया। उन्होंने तकरीबन 3 साल इंतजार किया अपनी T20 वर्ल्ड कप में सेंचुरी के लिए और आखिरकार उनको कामयाबी मिल ही गई। अब देखना यह होगा कि रोहित शर्मा विराट कोहली को ओपनिंग के लिए भेजते हैं, लेकिन लगता ऐसा नहीं है, क्योंकि KL राहुल भी हैं, वो तो वाइस कैप्टन है। वो कहेंगे कि फिर मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मुझे फिर भेज दें घर ही, क्योंकि वाइस कैप्टन है, उनका हक पहले बनता है। इसलिए शायद रोहित शर्मा और KL राहुल दोनों ही ओपनिंग करेंगे और नंबर 3 पर आएंगे विराट कोहली। अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें तो अगला नाम आता है सूर्य कुमार यादव का। कमाल का बल्लेबाज है, स्ट्राइक रेट 176 रन। अब तक किसी की भी स्ट्राइक रेट इतनी ज्यादा नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ICC T20 की प्लेयर रैंकिंग में नंबर 4 पर मौजूद है। तो ये तो थी बैट्समैन की कैटेगरी, लेकिन अगर हम बात करें विकेट कीपर की, तो इस मरतबा इंडिया स्क्वाड में 2 विकेट कीपर को ही शामिल किया गया है, जिनमें पहला नाम आता है ऋषभ पंत और दूसरा आता है दिनेश कार्तिक का। लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो दोनों बैट्समैनों ने एशिया कप में कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, चाहे वो ऋषभ पंत हो चाहे वो दिनेश कार्तिक, दोनों ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। 20 स्कोर से ऊपर किसी ने अभी तक कोई रन बनाए नहीं है, मगर IPL में वो इतना अच्छा खेलते हैं कि वो मैच को आखिरी लम्हात में भी अपनी तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एशिया कप UAE में हो रहा था तो वहाँ की पिचेस ज़रा स्लो थी, इसलिए शायद ये दोनों प्लेयर कामयाब नहीं हो सके। मगर आगे आने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस तेज होने की वजह से शायद ये दोनों बैट्समैन अपनी परफॉर्मेंस दिखा भी सकें, लेकिन दोनों में से कोई एक ही प्लेइंग 11 में शामिल होगा। क्या वो ऋषभ पंत होंगे या क्या वो दिनेश कार्तिक होंगे, अब ये तो प्लेइंग 11 आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का एक मतलब फिर से टाकरा होने जा रहा है, जिसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल के ऊपर जरूर देखने को मिलेगी, जब हम दोनों टीमों के दरमियान कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग है और कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें ऑलराउंडर्स की, तो उनमें नाम आता है दीपक हुड्डा का, हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल और हर्षिल पटेल। इसमें जो दीपक हुड्डा हैं वो अभी तक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 1 ओवर ही करवाया, वो भी आखिर में जब वो मैच तकरीबन जीत गए थे। लेकिन बैट्समैन के तौर पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी इनिंग भी खेली है और अपनी टीम के स्कोर को एक हद तक तो लेके कम से कम गए ही हैं। लेकिन क्या वो ऑलराउंडर के तौर पर भी सामने आ सकते हैं, अब ये तो आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में ही पता चलेगा। अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या की, कमाल का बैट्समैन है यार, कम से कम इतना तो बैट्समैन है ही ना उनके पास, एक ना एक बैट्समैन उनके पास है ही, जो कि मैच को कम से कम एक साइड पे लेके जाकर अपनी टीम को जितवा सकता है, वो भी अकेला क्रीज पे खड़ा होकर। इसके बाद अगर हम बात करें रविचंद्र अश्विन की, कमाल की बॉलिंग है भाई, बॉल आती पता नहीं कहां से है, लेकिन जाती सीधा स्टंप पे ही है। मगर अब तो वो अपनी बल्लेबाजी से भी बॉलरों के छक्के छुड़ा रहे हैं और ऑलराउंडर की कैटेगरी में उन्होंने खुद को एक नया ओहदा भी दे दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें अक्षर पटेल की और हरीश पटेल की, मेरे ख्याल नहीं है कि इन दोनों को प्लेइंग 11 में सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी तक दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। शायद इन दोनों को प्लेइंग 11 में ना भी शामिल किया जाए, क्योंकि तकरीबन 11 खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होते हैं, लेकिन स्क्वाड के ऐलान में तकरीबन 16 प्लेयर्स हैं, जिनमें से 5 प्लेयर तो बाहर होंगे ही।
उनमें से शायद ये दोनों भी हो सकते हैं, मगर शायद इनमें से कोई एक भी हो सकता है। वो तो अब आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप में ही देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें बॉलर्स की, तो इनमें जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने पिछले जो एशिया कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें जसप्रीत बुमराह को इन्होंने नहीं खिलाया था, जिसकी कमी इनको एशिया कप में जरूर महसूस हुई होगी। अगर जसप्रीत बुमराह एशिया कप में खेलते हैं, वो कम से कम वो इस काबिल तो भारत अपनी टीम को कर ही देते कि वो उनको फाइनल तक पहुंचा ही देते, मगर नहीं, उसकी कमी इंडिया ने बहुत ज़्यादा महसूस की है, क्योंकि वो फाइनल तक पहुंचने से पहले ही श्रीलंका ने उनको एक विकेट से हराकर टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें भुवनेश्वर कुमार और फौजी अर्शदीप सिंह, सॉरी यार, लगता है ज़्यादा ही हो गया, गुस्सा कर गया फौजी अर्शदीप सिंह, तो कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया ने ये एक अच्छा फैसला किया अर्शदीप सिंह को दोबारा खिलाकर, क्योंकि जो पिछले मैच में इन्होंने आसिफ अली का एक आसान सा कैच ड्रॉप किया था, जिसके बाद वो खुद भी पूरी रात इसी टेंशन में नहीं सो सके, लेकिन फिर भी इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने ये अच्छा फैसला किया कि उनको दोबारा स्क्वाड में शामिल किया है, क्योंकि किसी एक कैच की वजह से उसकी पिछली परफॉर्मेंस तो ख़त्म नहीं की जा सकती ना। इसलिए ये एक अच्छा फैसला आया है इंडिया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि उन्होंने इसको शामिल भी किया है। और अगर हम बात करें युजवेंद्र चहल की, कमाल का स्पिन बॉलर है यार, इतनी उम्र होने के बावजूद भी ऐसी बॉलिंग कराता है कि बॉल आती कहाँ से और पता नहीं जाती कहाँ से, और बैट्समैन को तो यहाँ तक कि पता भी नहीं चलता। IPL हो, T20 हो, ODI हो या टेस्ट हो, हर कैटेगरी में उन्होंने खुद को उसी कैटेगरी के हिसाब से परफॉर्म भी उन्होंने किया है। इसके अलावा बाकी जो प्लेयर्स हैं उनमें मोहम्मद शामी, शहरियाज अय्यार, दीपक चहर और रवि बिश्नोई, इन चारों को भी सिलेक्ट किया गया, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 के स्कोर से कोई भी इंजरी का शिकार हो जाता है, जैसे कि एशिया कप में भी हुए थे, तो उसकी जगह पे मोहम्मद शामी एक ऐसे गेंदबाज के तौर पर सामने आ सकते हैं जो कि इंडिया के लिए एक जीत की राह को हमवार भी कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने 2 स्पिन बॉलर्स और एक बैट्समैन को भी अपने स्क्वाड में शामिल किया है, ताकि अगर कोई बैट्समैन इंजरी का शिकार हो जाता है तो उसकी जगह पे वो इस बैट्समैन को रिप्लेस कर सकें। और अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, तो इनको इस मरतबा स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि एशिया कप के दूसरे पाकिस्तान के मुकाबले से एक दिन पहले ही वो इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मुकाबला भी नहीं खेल सके, और पाकिस्तान ने बआसानी भारत को शिकार से 2-4 करके 1-1 से बराबर कर दिया था। लेकिन इस मरतबा इनको इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया इनकी इंजरी की वजह से। तो दोस्तों, ये था इंडिया का एक बेस्ट स्क्वाड। अब देखना ये है कि प्लेइंग 11 में किस प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि 2 विकेट कीपर हैं, उनमें से एक विकेट कीपर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या ऋषभ पंत आएंगे या आएंगे दिनेश कार्तिक, और 2 बॉलर्स रविचंद्रन अश्विन या युजवेंद्र चहल, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बॉलर्स को अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो इससे फास्ट बॉलर्स के इम्पैक्ट के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ टीमें जो हैं वो स्पिन के खिलाफ बहुत ज़्यादा अच्छा खेल भी लेती हैं, कुछ फास्ट के खिलाफ अच्छे खेल लेती हैं, इसलिए ये जरा थोड़ा सा ना आउटसाइड हो जाएगा, इसलिए किसी एक बॉलर को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इंडिया अपने कौन से प्लेइंग 11 को सिलेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने इंडिया के स्क्वाड का जायजा लिया। अब आगे आने वाली वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के स्क्वाड का भी बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल क्रिकेट फंडा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।